नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चुनाव के खास शो मुख्यमंत्री में आज बात होगी गुजरात की, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी की ओर से 3 दिनों के दौरे पर खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत 3 दिनों से लगातार गुजरात में ही जमे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां बीजेपी ने बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया है। हिमाचल चुनाव जीतकर बीजेपी प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। रिवाज बदलने का मजबूत इरादा है और इसलिए पार्टी ने प्रचार की बड़ी मजबूत प्लानिंग भी की है। बीजेपी ने आज से विजय संकल्प अभियान को लॉन्च कर दिया, जिसके तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में एक साथ 68 चुनावी सभाएं करने की योजना है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों को बतौर स्टार प्रचारक उतारा जा रहा है। इस कैंपेन में खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी कैंपेन के तहत आज जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करते भी नजर आए। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काला से विजय संकल्प अभियान को लॉन्च किया। लाहौल स्पीति घाटी में नदी किनारे 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा शहर है। सीएम जयराम ठाकुर ने चौराहा इलाके में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने 68 सीटों पर बड़े नेताओं की 68 रैलियों का ही आयोजन किया है, जिसमें बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक शामिल होंगे। ये कैंपेन को ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब कौन से नेता की रैली कहां पर होगी, ये कार्यक्रम भी सामने आ चुका है। अब आपको बताते हैं कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहां रैली करेंगे। कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा, नूरपुर में रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर श्री नैना देवी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिराज और बंजार में रैली करेंगे। संबित पात्रा कांगड़ा में, शाहपुर में, प्रेम कुमार धूमिल सुजानपुर में, तेजस्वी सूर्या पालमपुर में, शांता कुमार सुलह में रैली करेंगे। ये है कार्य योजना, जिसके तहत रैलियां कौन कहां पर करेगा ये तय हो चुका है। इसके अलावा कई नेता और प्रवक्ता भी हैं जो आज के विजय संकल्प अभियान में शामिल हो रहे हैं। 12 तारीख को हिमाचल में होने वाले चुनाव के नतीजे से पहले सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर है कि क्या बीजेपी हर 5 साल बाद सरकार के बदलाव के रिवाज को इस बार तोड़ पाएगी। तो कांग्रेस उस रिवाज को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में है, ताकि वो फिर से सत्ता में वापसी करे। लेकिन दोनों ही पार्टियों के प्लान को उनके अपने ही लोग फेल करने में जुटे हैं। बगावत की आंधी सबसे ज्यादा बीजेपी के भीतर ही उठ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के चुनावी अखाड़े में यूं तो 2 ही पार्टियों के बीच जंग होती रही है, लेकिन अब की बार एक तीसरा धड़ा भी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगा है। वो कोई तीसरी पार्टी नहीं, बल्कि बगावत करके कांग्रेस बीजेपी से ही निकले नेताओं की मंडली है। बगावत की ये बयार दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। पहली बार पहाड़ी राज्य में बीजेपी के भीतर भी बगावत की ऐसी आंधी चली कि कहा जाने लगा कि अब की बार तो बागी ही सरकार बनाने की हैसियत में होगी, क्योंकि पहली बार बीजेपी हाईकमान भी बागी तेवरों पर लगाम लगाने में फेल नजर आ रही है। हिमाचल में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन के पैटर्न को बदलने के इरादे से बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है, लेकिन लगता है कि अपने ही लोग इस प्लान की हवा निकालने में जुटे हैं। बागियों के बाजुओं में कितना दम है, ये नामांकन वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई है और बड़ा झटका सत्ताधारी बीजेपी को ही लगा है। कांग्रेस के 7 नेता बागी बने, तो बीजेपी के 21 नेता बगावत कर चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी पर कांग्रेस की मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अब की बार 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं और इसीलिए कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में बागियों की संख्या भी 3 गुनी है।
बीजेपी को चुनौती देने वालों में 4 पूर्व विधायक, एक सिटिंग एमएलए, एक मंत्री पुत्र, एक पूर्व सांसद के पुत्र और एक पूर्व सांसद हैं। फतेहपुर से पूर्व सांसद कृपाल परमार, बंजार से पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह, सुंदरनगर से पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर से भी बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये नेता बीजेपी की राह के कांटे बनते जा रही है। ये जरूर है कि कांग्रेस बीजेपी की तुलना में थोड़ी राहत महसूस कर रही है, लेकिन साथ बाकी नेताओं ने कांग्रेस को भी झटका दिया है, जिनमें एक पूर्व मंत्री और 2 पूर्व विधायक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल चुनाव में प्रचार के दौरान नोट का खेल भी शुरू हो गया है। पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर हिमाचल पुलिस ने एक लग्जरी कार से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। ये बरामदगी पठानकोट के नजदीक हुई है। चुनाव है तो बाहुबल और धनबल की नुमाइश भी नजर आने लगी है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार के बीच पैसे का खेल शुरू हो गया है। इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। शनिवार दोपहर को पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर पठानकोट के करीब 1-2 लाख नहीं 2 करोड़ रुपए की ये नकदी बरामद की है। चुनाव के चलते हिमाचल पुलिस डमटाल बैरियर पर नाके लगाकर तलाशी अभियान चला रही थी। तभी जालंधर की ओर से आ रही चंडीगढ़ की एक लग्जरी कार पर पुलिस को शक हुआ। गाड़ी की तलाशी की गई तो उसमें 2 बक्से मिले, जिसमें से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए। सारी नकदी 500 और 2000 रुपए के नोट में है। मशीन के जरिए पुलिस ने वीडियोग्राफी करते हुए नकदी की गिनती की। एक गाड़ी थी यहाँ पे ईसुज़ू, जब ये आई मौके पे तो उसको रोका गया और पूछताछ करने पे जब उसकी डिग्गी भी खुलवाई और गाड़ी की चेकिंग करी तो हमें सस्पिशियस एक बॉक्स वहाँ पे मिला, जिसका पूछताछ करने बताया गया कि इसमें कैश है। तो इस गाड़ी को सीज करके उसी समय और एफएसटी टीम को, जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल रहता है, एफएसटी टीम को मौके पे बुला के उनकी प्रेजेंस में इस गाड़ी को थाने लाया गया और थाने के बाद इसकी वीडियोग्राफी करने के बाद और वीडियोग्राफी की प्रेजेंस में फिर इस कैश को रिकवर करके और फिर इसको गिना गया। जो अभी तक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये 2 करोड़ के आसपास कैश रिकवर हुआ है। बक्से में भरे हरे हरे नोट का इस्तेमाल चुनाव में होना था या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन गाड़ी में सवार चालकों के मुताबिक वो चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। हालांकि नकदी को लेकर उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। इसके चलते गाड़ी और नकदी को डमटाल पुलिस ने जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी। चुनाव आयोग के निर्देश पर नाका लगाया गया था। पुलिस एसपी ने बताया कि मामले की सूचना चुनाव आयोग और आयकर विभाग को भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले पीएम मोदी 3 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं। विकास की बड़ी बड़ी सौगात के साथ साथ पीएम मोदी प्रतीकों की राजनीति के जरिए वोटर्स को बड़ा संदेश देने का काम भी करते नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात को विकास की एक बड़ी सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वडोदरा की सड़कों पर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सड़क के दोनों ओर लोगों की कतारें नजर आई। इस रोड शो के बाद पीएम मोदी का काफिला वडोदरा के उस सेंटर पर पहुंचा जहां से मेड इन इंडिया एक नई उड़ान भरने वाला है। वडोदरा में सेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने का प्लान तैयार हुआ है, जहां से देश को देश में बना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा और आज पीएम मोदी ने उसकी आधारशिला रखी। टाटा ग्रुप 6 दशक से एरोस्पेस सेक्टर की दिशा में काम कर रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एरोस्पेस सेक्टर रक्षा कार्यक्रमों में काम कर रही है।
भारत की सबसे नई और आधुनिक आर्टिलरी गन का डिजाइन और निर्माण टाटा ने किया। इंडियन आर्मी के लिए कॉम्बैट लैंड। पीएम मोदी ने वडोदरा के इस प्लान का पूरा जायजा लिया। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये भारत की कितनी बड़ी उड़ान है। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही है। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत। आपको बता दें कि मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण टाटा कंपनी करने वाली है। देश में पहली बार कोई निजी कंपनी विमान बनाने का काम शुरू कर रही है। यह देश के निजी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि भी है। देश के भीतर C-295 विमान का निर्माण वाकई रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मील का बड़ा पत्थर है। पिछले साल 2021 में यह डील फाइनल हुई थी और टारगेट है कि 2026 से 2031 के बीच विमानों की आपूर्ति हो जाएगी। ये तो हुई गुजरात को विकास की सौगात, लेकिन माहौल चुनावी है तो विरोधियों पर सियासी वार भी जरूरी है। साथियों, पहले की सरकारों में माइंडसेट ऐसा भी था कि समस्याओं को टाल दिया जाए, कुछ सब्सिडी देकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिंदा रखा जाए। इस सोच ने भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत नुकसान किया है। इस वजह से पहले न ही कोई ठोस नीति बनाई गई और साथ ही लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ऐसी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, जिससे बदलाव दिखने लगा। आज हमारी पॉलिसी स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और फ्यूचरिस्टिक है। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। वडोदरा को बड़ी सौगात के बाद आज रात केवड़िया में पीएम मोदी टेंट सिटी में आराम करेंगे और फिर कल सुबह सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एकता दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करेंगे और पटेल के आसरे एक बार फिर गुजरात की राजनीति में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटेंगे। केवड़िया भी मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और बड़ी खबर इस बीच T20 वर्ल्ड कप में भारत की पारी पूरी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 134 रन का लक्ष्य। भारत ने 9 विकेट पर बनाए हैं 133 रन। सूर्य कुमार यादव ने खेली है 68 रनों की पारी। ये बड़ी खबर इस बीच, भारत ने 9 विकेट पर 133 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव ने जहां खेली है 68 रनों की पारी।
भारत ने 9 विकेट पर बनाए 133 रन। 134 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका को। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिए 134 रन का लक्ष्य है। 133 रन की पारी 9 विकेट पर। और पीएम गुजरात पहुंचे हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिनों से गुजरात में चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। 4 दिनों के दौरे पर गुजरात गए गहलोत का आज तीसरा दिन है। सीएम गहलोत गुजरात के अलग अलग इलाकों में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम कर रहे हैं। गहलोत ने राजस्थान सरकार के कामकाज का गुणगान किया और सरकार बनने पर उसे गुजरात में भी लागू करने का वादा किया। सीएम गहलोत ने बताया कि 8 तारीख को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप पार्टी की दुर्गति होगी। वो जो मीडिया के अंदर और जिस प्रकार से उनके जो लोग जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, इंटरव्यू वाले लोग भी उन्हीं के हैं और जो इंटरव्यू दे रहा है वही उन्हीं के आदमी हैं। मिली भगत है ये। जिसने गांधी का नाम नहीं लिया है, गांधी का अपने पोस्टर से हटा दिया नाम पंजाब में ही, वो आदमी को हक नहीं है गुजरात में घुसने का। नंबर 1। और गुजरात वासियों को चाहिए उसको संकल्प करना चाहिए गुजरात वासियों को, गांधी के नाम के बगैर आपकी हिम्मत कैसे होगी आने की यहाँ पर गुजरात के अंदर, कहना हिम्मत होगी, ये कहना चाहिए। गहलोत ने आज पहली सभा नवसारी में की, उसके बाद बनासकांठा के लिए निकल पड़े। नवसारी में गहलोत की सभा के बाद हमारे संवाददाता अमृता गर्ग ने वहां मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से की बात। देखिए। विरमपुर के उसी मंच पर हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात चुनाव के लिए, जहां अभी थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं में नया दमखम और जोश भर के गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि गुजरात की कमान संभाले हुए हैं। और मंच पर कांग्रेस के अभी भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर भुनाने की कोशिश कर रही है चुनाव से पहले सत्ता को, क्या लगता है कि वो मुद्दे कारगर सिद्ध होंगे। फिर चाहे वो मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, चाहे वो मुद्दा शराबबंदी का हो, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, किन किन मुद्दों पर लगता है कि बीजेपी इस वक्त लगातार कांग्रेस पर प्रहार किए हुए है। जितने जो कुछ बीजेपी प्रहार कर रही है वो अब की बार यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर अभी महंगाई का बहुत मार चल रहा है, इसीलिए बेरोजगार है, लोग खाने का नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसीलिए कोई लोग इस बीजेपी को मानने वाले नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान एक देश एक कानून का वादा किया था बीजेपी ने कि अगर हम सत्ता में आए तो ये लेके आएंगे, और इसके लिए समिति बनने जा रही है, ऐसा प्रस्ताव पास करने की कोशिश में है, कमेटी बनाएगी, वो कमेटी ग्राउंड पे जाके देखेगी। आपको क्या लगता है कि कितना हक में जाएगा ये? नहीं जाएगा बहन जी, गरीबों के हक में बिल्कुल नहीं जाएगा। ये पैसों वालों की मूढ़ीवादियों की सरकार है ये बीजेपी। गरीबों को तो कोई भाव ही नहीं पूछता है। बेचारी आदिवासी और भूखे मर रही है पब्लिक। आप बस्ती में जाके देखो, गरीब बस्ती में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पब्लिक के क्या हालचाल है। बहुत बुरी हाल से गुजर रहे हैं ये लोग। शिक्षण भी इतना महंगा हो गया, एजुकेशन उसकी हद नहीं है। गुजरात मॉडल का जिक्र बार बार बीजेपी करती है, इस गुजरात मॉडल को आप क्या कहेंगे साहब? क्या कहेंगे, हम 25 साल से देख रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ है नहीं है। ये 27 वर्ष की भाजपा सरकार जो बैठी है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। पहले थी गरीबों के लिए कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस गरीबों के लिए थी, अभी कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है नौजवान के लिए। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं होनी चाहिए हर किसी के पास, है क्या गुजरात में? है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। बेरोजगारी बहुत है गुजरात में। तो कांग्रेस के आने से ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा यकीन है? वो तो जब आएगा तो पता चलेगा कांग्रेस। गुजरात में चुनाव आयोग ने 1 या 2 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, ये तैयारी की है। उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव चल दिया। सालों से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में रहा है, उसे लागू करने की प्रक्रिया बीजेपी ने शुरू कर दी है। गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को तैयार करने का काम करेगी। ये ऐलान तो कल हुआ था, लेकिन इस पर राजनीतिक बवाल जारी है, जिसने कांग्रेस को उलझा कर रख दिया है। चुनाव सामने है ना, जो आंकड़े हैं इनके, जो इनका इनपुट है, सरकार नहीं बन रही है भाजपा की, वहां कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। तो ऐसे में कुछ न कुछ शिगुफे छेड़ने,
ये भी छेड़ दे रहे हैं। अरे अभी तक क्यों बैठे थे भाई? 5 साल 4.5 साल कुछ नहीं किया। अब जब 10 दिन 15 दिन रह गया चुनाव की अधिसूचना को, तो आप ये सी गुफा छोड़ रहे हैं। इस तरीके से चुनाव से अहम पहले यूसीसी की बात होती है और फिर वो ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है जब आपको चुनावी नतीजे मिल जाते हैं। ये देश के साथ, और मैं मानती हूँ कि देश की जो इमोशंस हैं उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं एक सेंटिमेंट को लेकर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सही व्यापक चर्चा हो, वो होने नहीं दे रहे हैं। ये हमारी कमिटमेंट है, सन 1980 से जब से पार्टी बनी तब से कमिटमेंट है कि जब भी जहाँ सरकार बनेगी हम यूसीसी लागू करेंगे। और अभी उत्तराखंड के अंदर हमने सरकार आते सार उस पर कमेटी बना दी गई है जो 6 महीने उस पर रिपोर्ट करेगी और उसके बाद कानून लागू होगा। यहाँ पर चुनाव से पहले कर दिया है। तो पार्टी के ऊपर देश में एक संविधान हो, एक जैसे सबको अधिकार हो, खासकर महिलाओं को एक जैसे अधिकार हो, इसमें क्या बुराई है? ओवैसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों में तुष्टीकरण की सबसे बड़ी स्पर्धा चल रही है कि कौन बनेगा तुष्टीकरण का भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान। तो कभी ये करते हैं हिंदुओं का अपमान और कभी वो इस प्रकार से महिला अधिकारों को रख देते हैं ताक पर। आज सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लिंग न्याय का और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। आज गुजरात की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलते हुए ये ऐतिहासिक कदम लेते हुए दिखा दिया है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह हम इसकी पहल कर रहे हैं। ये तो